श्री राधा रमण विजयते, दिस इज सी एन गीता रिंगर सी फाइनल ईयर 20 इंटरमीडिएट ईयर 7। आज की वीडियो में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई का रिविजन करने वाले हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इनको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या डी की कोई भी रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो उसके लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। चलो, प्लेस ऑफ सप्लाई का बेसिकली कॉन्सेप्ट आया क्यों? प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि हमने अभी तक ये देख लिया कि जीएसटी किन किन चीज़ों पे जीएसटी लगता है, एफसीएम में लगेगा, आरसीएम में लगेगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट करने वाले हैं और जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होने वाली है। अब हम प्लेस ऑफ सप्लाई जान के ये जानना चाह रहे हैं कि जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो किस स्टेट की जेब में जाएगा। सेंटर को तो मिलेगा ही अपना शेयर, पर मेन अगर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई सही से नहीं जाना तो डिफरेंट स्टेट्स क्योंकि है इंडिया में, सो जो स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो चेंज हो सकता है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जीएसटी जो बेसिकली है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिस स्टेट में पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन होने वाला है, हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर किस स्टेट का रेवेन्यू बनने वाला है। सो लोकेशन ऑफ कंजप्शन को हम बेसिकली फर्स्ट पैरामीटर मानते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने का। ये दे रखा है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डिटरमाइंस पीओएस इज लोकेशन ऑफ कंजप्शन विच इज़ ईजी फॉर गुड्स, क्योंकि गुड्स क्या होते हैं टेंजिबल, बट सर्विसेज के केस में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सर्विसेज के केस में टेंजिबल नहीं है तो सबसे मेन फैक्टर तो ये है। फिर यहाँ पे डिलीवरी के मेथड्स अलग हो सकते हैं, लोकेशन फिक्स नहीं होती प्रोवाइडर और रेसिपिएंट की, और सर्विसेज के टाइप्स भी बहुत इवॉल्व हो रहे हैं विद द डिजिटलाइजेशन। सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम सर्विसेज के केस में इजीली लोकेशन डिटरमाइन नहीं कर पाते, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने डिटेल रूल्स निकाल दिए कि आपको किन किन केस में कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा मल्टीपल लोकेशंस भी इन्वॉल्व होती है एक ही ट्रांजैक्शन में। सो इन सबको देखते हुए उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स बना रखे। अब हमें कुछ पहले बेसिक टर्म समझनी होगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। सो पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई बहुत सिंपल कि अगर सेम स्टेट में या सेम यूटी में, एक ही यूटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या एक ही स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है एक तरीके से। सो इंटर स्टेट सप्लाई में क्या क्या आएगा, या तो दो स्टेट्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो, या दो यूटीज़ के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो, या एक स्टेट एक यूटी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट में, हम इंटर स्टेट सप्लाई में उसको हम कवर करते हैं। दूसरा, अगर गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट हो रहे हैं बाहर से, किसी फॉरेन कंट्री से अगर हम गुड्स को इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके केस में भी हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। थर्ड केस कि अगर सप्लायर तो इंडिया में है पर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, जैसे एक्सपोर्ट के केस में, तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। सेल्स डेवलपर और सेल्स यूनिट के केस में तो हमने देखा था हमेशा ही उसको इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करना रहता है। और इन्हें रेसिडुअल कैटेगरी दे दी कि अगर कोई भी सप्लाई इंट्रा स्टेट नहीं है तो उसको हम फिर इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करेंगे। ये डिफरेंस क्या है बेसिकली, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है सी और एसजीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है आईजीएसटी। सो इसलिए डिस्टिंग्विश करना इम्पॉर्टेंट था। फिर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों को हम कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रीट करेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये पर्टिकुलर सप्लाईज हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई होगी, मैंडेटरली ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई कभी नहीं होगी। क्या क्या, एक तो सेल्स यूनिट डेवलपर को जो सप्लाईज है, एक टूरिस्ट को अगर हम कोई सप्लाई करते हैं, किसको, टूरिस्ट को, तो उसको भी हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई मानना है और उसके ऊपर मतलब क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। और अगर कोई गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट हो रहे हैं तो उसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई ही ट्रीट करेंगे। अब आपको याद हो मैंने चार्ट ऑफ जीएसटी में इंडिया की डेफिनेशन बनाई थी, तो हमने वहाँ ये देखा था कि इंडिया की जो बेस लाइन है, ये इंडिया की बेस लाइन है, इससे 12 नॉटिकल माइल्स तक, इससे 12 नॉटिकल माइल्स तक हम क्या मानते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स दोनों साइड। जो भी बेस लाइन है
बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक हम टेरिटोरियल वाटर्स मानते हैं। इसका मतलब उसको भी हम इंडिया की डेफिनेशन में कवर करते हैं। बट अगर कोई वाटर में अगर मान लो कोई सप्लाई का ट्रांजैक्शन होता है, तो अगर सप्लायर चाहे उस टेरिटोरियल वाटर्स में सिचुएटेड है 12 नॉटिकल माइल्स तक, या फिर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो उस केस में हम किस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट करेंगे या लोकेशन को ट्रीट करेंगे। तो दे हैव क्लैरिफाइड कि जो लोकेशन इस 12 नॉटिकल माइल से सबसे पास में है, जो स्टेट सबसे पास में है, सपोज तमिलनाडु इज द नियरेस्ट वन, सो तमिलनाडु को हम क्या मान लेंगे, लोकेशन मान लेंगे। और अगर सपोज केरला होता तो केरला को मान लेंगे, या जो भी स्टेट सबसे जो नियरेस्ट पड़ेगा इस लोकेशन से, इस 12 नॉटिकल माइल्स वाली लोकेशन में जहाँ भी कोई पर्टिकुलर सप्लायर की लोकेशन आ रही है या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहा है, तो उस केस में जो भी नियरेस्ट स्टेट होगा उसको हम क्या मान लेंगे, लोकेशन ट्रीट कर लेंगे। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेसलाइन ऑफ अ कोस्टल स्टेट। अगर सप्लाई और प्रीवियस टेरिटोरियल वाटर्स में सिचुएटेड है तो लोकेशन इज डीम्ड टू बी कोस्टल स्टेट और यूटी, जहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बेसलाइन इज सिचुएटेड, तो सबसे नियरेस्ट पड़ेगा। अब आगे बात आती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, बाहर से, आउटसाइड इंडिया से गुड्स को इंडिया में लाना इज इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या है, इंडिया से गुड्स को बाहर लेके जाना, तो टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। सो इंडिया से गुड्स को बाहर किसी कंट्री में लेके जाना इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या है। गुड्स के केस में अगेन हमने देखा कि क्योंकि टेंजिबल है तो सिंपल सी उन्होंने एक सिंपल सी वन लाइनर डेफिनेशन दी थी, बट सप्लाई ऑफ सर्विसेज थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इसलिए उन्होंने थोड़ी कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करी। अगर वो सारी कंडीशन एक साथ मीट होगी तो ही उन्हें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाएगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए उन्होंने 3 कंडीशन दे रखी है कि सप्लाई करने वाला बाहर का होना चाहिए, सप्लायर मस्ट बी आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया का होना चाहिए इंपोर्ट के केस में ऑफकोर्स, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होगी तो ही हम उसको क्या मानेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में तो 5 कंडीशन दे दी। पहली कि सप्लाई करने वाला कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। रेसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए, इस बार बाहर का होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। तो ये तो जस्ट इंपोर्ट का एक्सपोर्ट में रिवर्सल हो गया एक तरीके से। कुछ 2 कंडीशन एक्स्ट्रा दी। एक्सपोर्ट को जब भी गवर्नमेंट प्रमोट करती है तो उनका मेन इंटेंशन होता है कि इंडिया में फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, तो उन्होंने 4th कंडीशन ये लगाई कि पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेक्स में रिसीव होना चाहिए। INR में कुछ परमिटेड केस होते हैं, RBI ने स्पेसिफाई कर सके, उसी केस में रुपीज़ में पेमेंट रिसीव हो सकता है, अदरवाइज फॉरेक्स में पेमेंट रिसीव होना चाहिए, फॉरेन करेंसी आनी चाहिए इंडिया में। और लास्ट में उन्होंने कह दिया कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट नियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, सगे संबंधी है, तो हम ये एक्सपोर्ट वाले बेनिफिट्स नहीं देंगे। इसका मतलब है कि सप्लायर और रेसिपिएंट को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब ट्रीट करेंगे जब सप्लायर और रेसिपिएंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, सगे संबंधी नहीं है, क्योंकि अगर सगे संबंधी होंगे तो गवर्नमेंट का हम आपको तब एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स नहीं देंगे, तो क्योंकि वो एक्चुअल एक्सपोर्ट है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ आपको समझनी है कि हम ये देख रहे हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कभी हम बोल रहे हैं इंडिया में होनी चाहिए, कभी हम बोल रहे हैं आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, बट ये एक्चुअली लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर सप्लाई हो रही है कहाँ से, किसी प्लेस ऑफ बिजनेस से जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सप्लायर के केस में वो सप्लाई करेगा, सप्लाई मेड फ्रॉम, और रेसिपिएंट के केस में सप्लाई रिसीव होगी। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है वहाँ से अगर सप्लाई हो रही है या रिसीव हो रही है तो उसके केस में उस प्लेस ऑफ बिजनेस की लोकेशन विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर रेसिपिएंट। अगर किसी और कोई फिक्स इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा बेसिकली, सो फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने जयपुर से रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और मेरी एक और ब्रांच जो जोधपुर में सिचुएटेड है वहाँ पे मैंने अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है,
तो जोधपुर वाली ब्रांच मेरी फिक्स एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, वहाँ से अगर मैं कोई सप्लाई कर रही हूँ या वहाँ कोई सप्लाई आ रही है तो उस फिक्स एस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर या रेसिपिएंट फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। और अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन एक से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट से हो रहा है, चाहे वो प्लेस ऑफ बिजनेस से हो चाहे वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट से हो, अगर एक से ज़्यादा प्लेस इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल मेरी एक लोकेशन है दिल्ली में और एक लोकेशन है मुंबई में, जो कंट्रैक्ट हुआ वो नेगोशिएशन उसकी किसने करे, मुंबई वाली मेरी ब्रांच ने किया, और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया वो किया मेरी दिल्ली वाली ब्रांच ने। तो इन्होंने कहा जो भी इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा सप्लाई से कंसर्न है, मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द सप्लाई, तो मेरे केस में जैसे क्या होगा कि दिल्ली वाली लोकेशन ने एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है तो सबसे ज़्यादा वो रिलेटेड हुई, मुंबई वाली ब्रांच ने सिर्फ नेगोशिएशन किया था, तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई किस दिल्ली वाली ब्रांच को मैं मान लूँगी। इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, अगर ये सारे प्लेसेस नहीं हैं, मतलब इनमें से आप किसी को भी फिगर आउट नहीं कर पाए, तो उन्होंने रेसिजुअल कैटेगरी दे दी, यूजुअल प्लेस ऑफ देयर रेसिडेंस। चैप्टर का हम ओवरव्यू देख लेते हैं बेसिकली। सो चैप्टर में हमें मेनली 4 सेक्शंस पढ़ने हैं, सेक्शन 10, 11, 12, 13। सेक्शन 10 और 11 है गुड्स से रिलेटेड, सेक्शन 12, 13 है सर्विसेज से रिलेटेड। 10 बात करता है अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस के बारे में, 11 बात करता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, 12, 13 में क्या है बेसिकली, अगर 12 सेक्शन नंबर 12 कब लगता है, जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही क्या होते हैं, इन इंडिया सिचुएटेड होते हैं, और सेक्शन 13 कब लगता है, जब सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक भी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड होता है। लेट्स बिगिन सेक्शन नंबर 10, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स केस में कैसे फिगर आउट करेंगे, सेक्शन नंबर 10 बताता है। सो पहला सप्लाई, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जहाँ पर भी वो मूवमेंट टर्मिनेट होगा, जहाँ पर भी वो मूवमेंट एंड होगा, जिस भी जगह आप फाइनलाइज डिलीवरी कर रहे हो मतलब वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, जहाँ पर भी आप गुड्स को डिलीवरी के लिए अवेलेबल करवा रहे हो, रेसिपिएंट को एक तरीके से गुड्स का पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हो, तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट। जैसे हमने अगर ऑफिस बिल्डिंग लीज पे दिया तो उस केस में हम ऑफिस को मूवमेंट तो करवा नहीं सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही मैंने उसको प्रोवाइड करवाया रेसिपिएंट को, डिलीवरी के टाइम मैंने उसको डिलीवर किया किसको, रेसिपिएंट को, उस टाइम पे जो लोकेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे है उसी को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर मान लो गुड्स को इंस्टॉल करवाना है किसी जगह पे, अगर गुड्स को का इंस्टॉलेशन भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इस इंस्टॉलेशन वाली जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, जहाँ पर भी फाइनली उस गुड्स को इंस्टॉल करवाएंगे वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब केस आता है बिल टू शिप टू मॉडल का। बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल ए है, सपोज एक ये बी है और एक ये सी है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है और ये सपोज हरियाणा में सिचुएटेड है। बी ने ए को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मुझे 10,000 kg कोल सप्लाई कर दो, ठीक है। ए की सप्लाई करने से पहले ही सी ने भी बी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मुझे भी 10,000 kg कोल चाहिए, ठीक है। सो बी ने क्या कहा ए को कि आप डायरेक्टली ये जो कोल है ये किसको सप्लाई कर दो, सी को सप्लाई कर दो। तो यहाँ से ए को एक इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आप इसको डायरेक्टली किसको सप्लाई कर दो, सी को सप्लाई कर दो। तो इस मॉडल को क्या कहा जाता है, बिल टू शिप टू मॉडल। क्यों, क्योंकि जब ए सप्लाई करेगा वो बिल तो किसको करेगा, बी को करेगा, ठीक है, क्योंकि ए आइडियली सेल किसको कर रहा है, ए सेल कर रहा है बी को। और शिपमेंट मतलब डिलीवरी किसको कहाँ पर करने वाला है, सी की लोकेशन पे डिलीवरी करने वाला है, इसलिए इसको क्या कहा कहते हैं हम, बिल टू शिप टू मॉडल कहते हैं। अब अगर आप देखो तो एक ट्रांजैक्शन तो हो गया ए सेल कर रहा है बी को, और एक ट्रांजैक्शन हो गया कि बी सेल कर रहा है सी को। तो इन दोनों केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहाँ ए सब सेल कर रहा है बी को, भले ही डिलीवरी कहाँ करी जा रही है, सी वाली लोकेशन पे करी जा रही है, तो दे हैव सेड जो बी की लोकेशन है
उसको ही हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेट के लिए पीओएस क्या होगा, हरियाणा होगा। और जो सेकेंड सेल हो रही है बी टू सी वाली सेल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा सी की लोकेशन। सो देखो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। तो दे हैव सेड बिल टू शिप टू मॉडल में बिल टू शिप टू वाला ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, इंस्ट्रक्शन देने वाला क्या कहला रहा है यहाँ पे थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हमारे केस में इंस्ट्रक्शन देने वाला बी है, इसको हम थर्ड पर्सन बोलेंगे। इसकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है दैट इज हरियाणा विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पर इसका इन्होंने एक एक्सेप्शन भी दे रखा है कि अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे गुड्स की सप्लाई होती जिसको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता, सी की लोकेशन में इंस्टॉलेशन भी रिक्वायरमेंट होती, तो उस केस में दोनों ही सेल की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती, दिल्ली वाली लोकेशन हो जाती। तो अगर इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व होगा तो उस केस में दोनों ही सेल्स के लिए, दोनों ही ट्रांजैक्शन के लिए दिल्ली विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अदरवाइज जो दोनों लोकेशन है रेसिपिएंट्स की, उनको हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सो जनरल केस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, बट अगर इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व होगा तो उस केस में लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सो यहाँ पे सेम वो एग्जाम्पल ले रखा है, जो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है ए और बी के बीच में, उसके केस में हरियाणा विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और जो ट्रांजैक्शन बी और सी के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए न्यू दिल्ली विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अमेंडमेंट भी है कि कई बार ओवर द काउंटर सेल्स होती है। सपोज मैं किसी दूसरे स्टेट में घूमने गई और वहाँ पर मुझे कोई मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया, मैंने वहाँ से उस मोबाइल फ़ोन को परचेज़ कर लिया। तो इस ट्रांजैक्शन को, इस शॉप से जो मैंने परचेज़ किया है मोबाइल फ़ोन, इसको बोलते हैं हम ओवर द काउंटर सेल्स। तो इस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। सो सपोज मैं राजस्थान की हूँ और मैं मुंबई जाके कोई फ़ोन परचेज़ कर आती हूँ, ठीक है। सो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, राजस्थान को मानेंगे कि मुंबई मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ओवर द काउंटर सेल है बेसिकली है, तो अगर आपने इनवॉइस में मेरा एड्रेस मेंशन किया है, मैंने अपना एड्रेस बताया है कि मैं राजस्थान की हूँ, तो उस केस में तो जो मैंने एड्रेस बताया है वही लोकेशन हो जाएगी, तो राजस्थान विल बी लोकेशन। और इन्होंने कहा कि आपको पूरा मेरा एड्रेस, मैं पूरा अपना एड्रेस बताऊँ कि दिस मैं जयपुर में इस पर्टिकुलर जगह रहती हूँ, ये मेरा पिन कोड है, ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे बता दो आप राजस्थान में रहते हो, दैट विल बी सफिशिएंट, इतना मेंशन करना सफिशिएंट होगा। पर अगर मान लो मेरा एड्रेस उन्होंने इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन मतलब मुंबई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट केस आता है कि अगर मान लो कन्वेंस में कुछ गुड सप्लाई हुए हैं ऑन बोर्ड, जब कन्वेंस मूवमेंट में था उसके टाइम पे कोई गुड सप्लाई हुए हैं, जैसे कुछ हॉकर्स रेलवेज में आपने काफ़ी देखे होंगे। सो इस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट करें। तो सपोज कोई दिल्ली से कोई हॉकर चढ़ा और उसने फाइनल सेल करी सपोज लखनऊ में जाके। सो दे आर सेड कि जहाँ से उसने गुड्स को ऑन बोर्ड किया, जहाँ से उसने गुड्स को ऑन बोर्ड किया मतलब दिल्ली से ऑन बोर्ड किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। सो जहाँ से गुड्स को ऑन बोर्ड करेंगे दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस में कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी होती है। तो बहुत सिंपल सा केस है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्टर की लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जहाँ पर गुड्स फाइनल एक्सपोर्ट होके जा रहे हैं दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सो फॉर एग्जाम्पल मुंबई वाले पोर्ट पे मेरे गुड्स आए और मैं रहती हूँ राजस्थान में, ठीक है, मेरा बिजनेस है राजस्थान में। सो इंपोर्ट के केस में क्या होगा, राजस्थान विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और एक्सपोर्ट के केस में सपोज मैं गुड्स यहाँ से बेच रही हूँ लंदन, तो लंदन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी सिंपल। अब आती है सर्विसेज की बारी, जहाँ पर थोड़ा गेम एक्चुअल स्टार्ट होता है। सो पहला हम केस देखने वाले हैं जहाँ पर दोनों ही सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में लोकेटेड है, एंड है मतलब दोनों को ही इंडिया में होना ज़रूरी है। सेक्शन 12 को गवर्न करना है। पहला केस उन्होंने बता रखा है जनरल केस कि अगर कोई स्पेसिफिक केस नहीं है तो आप जनरल प्रोविजन लगा दोगे। तो वो क्या कहता है कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगी। पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल ना हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड के केस में मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो उस केस में आप सप्लायर
ये लोकेशन को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। सो जनरल लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। अच्छा, अब स्पेसिफिक केसेस देखना हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड से अब स्पेसिफिक केसेस है। पहला स्पेसिफिक केस है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। जैसे अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी, मैं कोई घर कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ या मैं कोई ऑफिस डिज़ाइन करवा रही हूँ, उसके लिए मैं आर्किटेक्ट की सर्विसेज ले रही हूँ, फिर डिज़ाइनर की सर्विसेज ले रही हूँ, या मैं कोई होटल, बोट, वेसल इनमें अकोमोडेशन ले रही हूँ, तो उनके केस में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है। तो उन्होंने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको पहला तो ये चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में सिचुएटेड है या आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो जहाँ भी, जिस भी स्टेट में, जिस भी जगह पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या वो बोट और वेसल है, उसको हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर आउटसाइड इंडिया है तो जो रेसिपिएंट है उसकी लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। अब ये केस हो सकता है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो, अगर प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा स्टेट में हो तो इसमें ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ताज ग्रुप का होटल हायर किया है, ठीक है। अब मैंने राजस्थान में भी उससे सर्विसेज ली और सपोज मुंबई में भी किया, तो उस केस में हम एग्जैक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर मानेंगे। सो अगर एक से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व होता है तो हम प्रोपोर्शनली मानते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब प्रपोर्शन कर देते हैं वैल्यू ऑफ सर्विसेज को और फिर दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट कर देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली अलग से एक रूल प्रिस्क्राइब कर रखा है। ये कहते हैं कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है कि राजस्थान वाली जो सर्विसेज आपको मिली है होटल की, उसके लिए आपका सपोज 1,20,000 का बिल मिलता है और जो मुंबई वाली है उसके लिए 2 लाख का बिल मिलता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में हमारा ऑलरेडी पहले से प्री डिसाइडेड था तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। पर अगर प्री डिसाइडेड नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट स्पेसिफाइड नहीं था, उस केस में क्या करेंगे कि तीनों के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। अगर आपने लॉजिंग फैसिलिटी दी है होटल वगैरह में, ठीक है, तो उस केस में आप जितने नाइट स्टे किया, जितनी नाइट मैंने राजस्थान वाले होटल में स्टे किया और जितना मैंने मुंबई में स्टे किया, उनकी बेसिस पर हम उसको प्रपोर्शन कर देंगे। तो सपोज 2 nights I stayed in Rajasthan and 3 nights in Mumbai. So 2/5 and 3/5 करके हम जो हमारे टोटल सर्विसेज है, टोटल बिल अमाउंट, सपोज 5 लाख का बिल अमाउंट है, तो उसको हम प्रपोर्शन करके निकाल देंगे कि किसके लिए राजस्थान होगा और किसके लिए क्या होगा, मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पर ये केस किस सिचुएशन में नहीं रहेगा, एक्सेप्ट अगर सिंगल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट में सिचुएटेड है। तो सपोज कोई एक ऐसा होटल है जो राजस्थान की बिल्कुल बॉर्डर पे सिचुएटेड है और इधर हरियाणा भी आ रहा है, ठीक है। सो अगर एक प्रॉपर्टी ऐसी जगह सिचुएटेड है जो आधी इधर है और आधी इस स्टेट में सिचुएटेड है, तो उस केस में क्या मानना है, तो उन्होंने कहा एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर दो ये कितना एरिया इसका राजस्थान में और कितना हरियाणा में है। तो अगर सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन मल्टीपल स्टेट है तो हम एरिया के बेसिस पे करेंगे। और किस केस में एरिया के बेसिस पे करेंगे, जैसे कोई आप यहाँ पे तो ऊपर तो हम अकोमोडेशन ले रहे थे, बट अगर जैसे कोई हम इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस केस में भी हम एरिया के बेसिस पे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मैरिज, रिसेप्शन, इस टाइप के कुछ अगर हम फंक्शंस बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई को प्रपोर्शन कर देंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग, अकोमोडेशन बाय हाउस बोट, वेसल एंड इट्स एंसिलरी सर्विसेज। अगर हम किसी हाउस बोट और वेसल टाइप की चीज़ों में लेते हैं क्या, अकोमोडेशन, तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैसे प्रपोर्शन करेंगे, टाइम स्पेंड के बेसिस पर। जितना मैंने हर स्टेट में टाइम स्पेंड किया उस बोट और वेसल पर, उसके बेसिस पर उसको प्रपोर्शन कर देंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने 1 दिन बिताया गुजरात में और 2 दिन बिताए सपोज गोवा में, सो उसके बेसिस पर उसको हम क्या कर देंगे, प्रपोर्शन कर देंगे और दोनों के लिए अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई फिर हो जाएगा। नेक्स्ट केस आता है रेस्टोरेंट सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेल्थ सर्विसेज। इनके केस में क्या मानना है, तो दे हैव स्पेसिफिकली सेड कि बहुत आसान है, जहाँ पर भी सर्विसेज आपकी परफॉर्म की जा रही है उसको हम मान लेंगे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो ये सर्विसेज जहाँ पर भी परफॉर्म होगी वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
नेक्स्ट केस आता है ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज का, कि अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है तो उसके केस में हम क्या मानें प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन्होंने कहा कि अगर B2B ट्रांजैक्शन है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। पर अगर B2C ट्रांजैक्शन है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विसेज दी गई है, तो उसके केस में जहाँ पर ये सर्विसेज परफॉर्म होगी उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नेक्स्ट केस आता है एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। अगर किसी अम्यूजमेंट पार्क या किसी इवेंट के लिए आपकी कोई सपोज एंट्री टिकट है, ठीक है, उसके एडमिशन के लिए आप क्या पे करने वाले हो, कुछ अमाउंट पे करने वाले हो जिस पर GST लगने वाला है, तो उसके केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने। सो उन्होंने बहुत इजीली कहा कि जहाँ पर वो इवेंट हेल्ड हो रहा है, जहाँ पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, या जहाँ पर वो पर्टिकुलर अम्यूजमेंट पार्क या वो प्लेस सिचुएटेड है, उसको हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। पर अगर इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इवेंट में आप एडमिशन कर रहे थे, आप इवेंट के लिए टिकट खरीद रहे थे, है ना, तो वो टिकट की सेल वाले ट्रांजैक्शन के लिए तो हम इवेंट कहाँ पर हो रहा है उसकी प्लेस को देखेंगे। पर अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गया या कोई भी और इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की अगर आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, तो इस केस में आपको दो चीज़ चेक करनी है। पहला, तो रेसिपेंट रजिस्टर्ड है क्या। अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आंख बंद करके लोकेशन ऑफ रेसिपेंट को आप क्या मान लोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे। पर अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आप फिर चेक करोगे कि जो इवेंट है वो इंडिया में होने वाला है या आउटसाइड इंडिया होने वाला है। अगर इंडिया में होने वाला है तो इंडिया में कहाँ पर होने वाला है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, और आउटसाइड इंडिया होने वाला है तो रेसिपेंट की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब अगर मान लो ये जो इवेंट होने वाला है ये एक से ज़्यादा स्टेट में होने वाला है, तो उस केस में हम क्या करें, तो बहुत सिंपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की बेसिस पे कर दो, और अगर नहीं है तो जैसे आप अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करते हो आपके बेसिस पर, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, उसी बेसिस पर आप क्या कर दोगे, जो वैल्यू ऑफ सर्विस है उसको प्रपोर्शन कर दोगे और प्लेस ऑफ सप्लाई फिर अकॉर्डिंगली डिटरमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट केस आता है कि अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो इंक्लूडिंग मेल्स और कुरियर, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सपोज मैं किसी एजेंसी से कुरियर सर्विसेज ले रही हूँ, तो मैंने राजस्थान से सपोज वो कुरियर भेजना है मुंबई, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट करूँ। तो उन्होंने कहा अगर बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है ट्रांजैक्शन, तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को के साथ हो रहा है ट्रांजैक्शन, B2C है ट्रांजैक्शन, तो जहाँ पर मैंने गुड्स हैंड ओवर किए, मतलब मैंने राजस्थान से मुंबई भेजना चाहा है, तो राजस्थान में मैंने हैंड ओवर कर दिया उस एजेंसी को, सो राजस्थान विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट केस आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी आपको क्या करना है, पहला चेक करना है कि रेसिपेंट रजिस्टर्ड है। रेसिपेंट रजिस्टर्ड होते ही आंख बंद करके कर दो, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। पर अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हो रही है। जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होगी उसको हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर सपोज किसी फ्यूचर जर्नी के लिए पेमेंट हुआ है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किसी फ्यूचर जर्नी के लिए मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ, तो हमें देखना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट के केस में कि अगर हमारे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है तो उसका एड्रेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसका एड्रेस हमारे पास अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि हम इनवर्ड जर्नी, मतलब एक जाने वाली जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। सो रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी इवन इफ टिकट्स फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी इशूड एट सेम टाइम। तो जाना और आना दोनों सेपरेट ट्रांजैक्शन ट्रीट होंगे और उनके लिए अलग अलग डिटरमाइन होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों को मिक्स नहीं करना। सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, हमने ऊपर देखा था कि गुड्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं, तो हमने गुड्स के केस में तो देखा था जहाँ से गुड्स ऑन बोर्ड किए जाएंगे, जैसे दिल्ली से गुड्स ऑन बोर्ड किए और लखनऊ में सप्लाई हुई तो हम दिल्ली को प्लेस ऑफ सप्लाई मान रहे थे। पर सर्विसेज के केस में क्या होगा, सर्विसेज के केस में उन्होंने कहा जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है उस पर्टिकुलर कन्वेंस का, उस जर्नी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइट कहाँ से चली, फ्लाइट चली मुंबई से, सो मुंबई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विसेज जो उस कन्वेंस में ऑन
ऑन बोर्ड प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस फॉर द जर्नी। नेक्स्ट है बैंकिंग या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। इनके केस में उन्होंने बहुत सिंपल कहा कि जनरली इनके केस में वैसे भी रेसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल होती है, तो पहले तो आप प्रेफरेंस दे दो रेसिपेंट की जो लोकेशन है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर रेसिपेंट की लोकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन भी प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस सर्विसेज केस में मैंने कहा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस में 100% आपके पास रेसिपेंट का एड्रेस अवेलेबल होता है। सो उनके केस में मैंने कहा लोकेशन ऑफ रेसिडेंट ही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट करनी है। और लास्ट केस हमने कहा लास्ट नहीं है, इसके बाद हमारे पास एक और केस है। सो 12th केस है कि अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी जा रही है गवर्नमेंट को तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सो गवर्नमेंट सर्विसेज के केस में, गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के केस में उन्होंने कहा कि हर स्टेट जहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट होगा, डिस्प्ले होगा, रन होगा, डिस्प्ले होगा, उस हर स्टेट में हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट करेंगे। सो हम बेसिकली वही प्रोपोर्शनेट रूल लगाएंगे और अलग अलग प्रपोर्शन के लिए अलग अलग हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सो अब इस केस में हमें डिटरमाइन कैसे करना है, उसके लिए हमें डिफरेंट केस में अलग अलग रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो अब इन्होंने पहला तो कहा कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि इस स्टेट के लिए आपको इतना पैसा देने वाले हैं, इस स्टेट के लिए इतना, तो उसके बेसिस पे चलो। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके पास अवेलेबल तो उस केस में क्या करना है, देखो अगर एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर या किसी पब्लिकेशन में होने वाला है तो जितना भी आप अमाउंट पे कर रहे हो हर स्टेट के लिए, अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टीजमेंट ऑल एडिशंस ऑफ न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन इन ईच स्टेट, तो अमाउंट पेबल के बेसिस पर आप डिटरमाइन करोगे। पर अगर किसी और प्रिंटेड मटेरियल जैसे पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, डायरीज, कैलेंडर्स, टी शर्ट्स, इनके थ्रू एडवर्टीजमेंट होने वाला है तो उसके केस में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अमाउंट पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल इन ईच स्टेट और यूटी। सो हर स्टेट में हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं उसके लिए जितना अमाउंट पेबल है दैट विल बी द बेसिस फॉर प्रपोर्शन। अगर होर्डिंग्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट होने वाला है, पर इसमें याद रखना एक्सेप्शन है अदर देन ऑन ट्रेन्स, क्योंकि ट्रेन्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिक रूल दे रखा है। सो अदर देन ट्रेन्स वाली होर्डिंग्स है उसके केस में क्या होगा, जितना भी अमाउंट पे करने वाले हो आप इस होर्डिंग्स के लिए। सो हर स्टेट में जितनी होर्डिंग्स आप लगाने वाले हो और उसके लिए आपको जितना प्रोपोर्शनल अमाउंट मिलने वाला है उसके बेसिस पे आप क्या कर दोगे, प्रपोर्शन कर दोगे। और अगर ट्रेन्स है उस पर एडवर्टीजमेंट हम करने वाले हैं, कई बार आपने ट्रेन्स पे देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट अलग से होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स के भी बहुत एडवर्टीजमेंट होते हैं। सो उसके केस में क्या करना है, आपको देखना है कि हर स्टेट और यूटी में जब वो जाने वाली है वो पर्टिकुलर ट्रेन, तो हर स्टेट और यूटी में उस पर्टिकुलर ट्रेन का कितना रेलवे ट्रैक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके बेसिस पर आप डिटरमाइन करोगे। नेक्स्ट केस आता है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिल्स के पीछे भी गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट होते हैं। अगर आप कभी नोटिस करना है जैसे ऑयल और गैस के बिल्स आते हैं ना, इनके पीछे गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स वगैरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो उस केस में क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि जितना भी अमाउंट पे हो रहा है हर स्टेट को फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ बिल्स पर्टेनिंग टू कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट और यूटी, तो बिलिंग एड्रेस के बेसिस पे बेसिकली हम डिटरमाइन करेंगे कितने कंज्यूमर्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली जितना अमाउंट उनको पेबल हो उसके बेसिस पे प्रपोर्शन हो जाएगा। रेलवे टिकट्स के केस में एडवर्टीजमेंट हो रहा है, रेलवे टिकट्स पर एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तब क्या करेंगे, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन के बेसिस पे अमाउंट को एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रेडियो स्टेशन के केस में क्या होगा, जितना अमाउंट आप हर एक रेडियो स्टेशन को पे कर रहे हैं उसके बेसिस पर प्रपोर्शन कर दोगे। अगर टेलीविजन चैनल पे हो रहा है तो टेलीविजन चैनल के केस में उन्होंने कहा कि आप व्यूअरशिप के बेसिस पे करोगे, और व्यूअरशिप आप कैसे निकालोगे, बार्क के फिगर्स के बेसिस पर निकालोगे। और बाकी कब के फिगर्स लेने, लास्ट वीक ऑफ प्रिसीडिंग क्वार्टर, तो पिछले क्वार्टर के लास्ट वीक का जो बाग का फिगर है उसके बेसिस पे हर स्टेट की व्यूअरशिप आप डिटरमाइन कर दोगे और प्रपोर्शन कर दोगे। सिनेमा हॉल्स के केस में आपको क्या करना है, अमाउंट पेबल टू सिनेमा हॉल्स इन ईच स्टेट और यूटी। इंटरनेट के केस में क्या करना है, आप इंटरनेट के सब्सक्राइबर्स कितने हैं वो देखोगे और किसके बेसिस पे निकालोगे, इसको हम ट्राई की फिगर्स को इसमें कंसिडर करेंगे, वो भी कब के, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर के फिगर्स के बेसिस पर इसको निकाल लेंगे। और अगर एसएमएस के थ्रू एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स कितने हैं हर स्टेट और यूटी में
और इसके लिए हम क्या बेसिस लेंगे, प्रायर के फिगर्स ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। सो आपको ध्यान रखना है इन तीनों में अलग अलग है। टेलीविजन चैनल के केस में तो क्या है, लास्ट वीक ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। इंटरनेट के केस में क्या है, लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और एसएमएस के केस में क्या है, प्रीसीडिंग क्वार्टर। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट केस आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए देखो, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मिल रही है किसी फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, एंटीना वगैरह, सर्किट्स वगैरह के थ्रू, केबल के थ्रू, तो उस केस में जहाँ पर वो फिक्स इक्विपमेंट सिचुएटेड है, वो फिक्स इक्विपमेंट आपने इंस्टॉल करवाया है, वो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है। पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन लेते हो या इंटरनेट सर्विसेज लेते हो पोस्ट पेड, कैश पॉइंट है यहाँ पर है पोस्ट पेड। तो पोस्ट पेड के केस में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बिलिंग एड्रेस अवेलेबल है रेसिपिएंट का, तो वो बिलिंग एड्रेस विल बी लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। वैसे तो अगर प्रीपेड की बात करें, ऊपर पोस्ट पेड था, यहाँ पे प्रीपेड है। तो प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट सर्विसेज, DTH सर्विसेज, रिचार्ज, कूपन, वाउचर्स, नेटपैक एक्सेट्रा, उसके केस में, या फिर अगर कोई सेलिंग एजेंट के थ्रू आपको ये सर्विसेज मिल रही है, तो आपको याद हो तो पहले हमें ना रिचार्ज के लिए से कूपन्स आते थे, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल करते थे, तो उनके केस में उन्होंने बताया कि उस केस में क्या होगा, जो भी ये सेलिंग एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर सर्विसेज कोई भी पर्सन फाइनल सब्सक्राइबर को डायरेक्टली प्रोवाइड करवा रहा है, तो उस केस में जहाँ पर भी प्रीपेमेंट रिसीव होगा या वाउचर सेल किए जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। प्रीपेड सर्विसेज में पेमेंट वाया इंटरनेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब ऊपर तो था कि अगर हम किसी के थ्रू, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेसिकली प्रीपेड सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, पर अगर आपने प्रीपेड सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू भी लिए, जो आजकल हम करते हैं, सारा रिचार्ज भी हम इंटरनेट के थ्रू तो करवाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उन्होंने कहा कि जो रेसिपिएंट की लोकेशन है दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। और इसके अलावा भी कोई रेसिजुअल कैटेगरी बच गई, तो उन्होंने कहा पहला प्रेफरेंस रेसिपिएंट की लोकेशन को, अगर नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन को। अब अगर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर फिक्स केबल हो तो लोकेशन ऑफ फिक्स इक्विपमेंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, डिश, एंटीना, सर्किट वगैरह। ठीक है, पर अगर मान लो ये जो केबल जा रही है, ये जो सर्किट जा रहा है, ये एक से ज़्यादा स्टेट में, इसमें एक से ज़्यादा स्टेट या यूटी इन्वॉल्व है, तब कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से रूल दे दिया कि अगर ये एक से ज़्यादा स्टेट और यूटी में इंस्टॉल्ड है ये लीस्ट सर्किट, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ पहले से डिसाइड है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप प्रपोर्शन कर देना। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जितने स्टेट में जितने ये पॉइंट्स आ रहे होंगे, जितने सर्किट्स इन्वॉल्व होंगे, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर दोगे वैल्यू को प्रपोर्शन करके। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन ईच स्टेट और यूटी के बेसिस पर हम इसको डिटरमाइन कर लेंगे। और अगर कोई एक सर्किट है, ये पूरा एक सर्किट बन रहा है, हमने कहा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स के बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सपोज इतना पार्ट फॉल कर रहा है राजस्थान में और इतना पार्ट फॉल कर रहा है यूपी में। सो दे आर सेइंग कि एक ये सर्किट का एक पॉइंट है, ये सर्किट का दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो दे आर सेइंग एक सर्किट, ये सर्किट एक ही है, पर इसके हर दोनों एंड को, हर एंड को क्या मानेंगे हम, दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। फिर एक सर्किट ये वाला है तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। तो टोटल 3 पॉइंट्स कहाँ हो गए, राजस्थान में, और 1 पॉइंट कहाँ हुआ, यूपी में। तो इस तरीके से इसको प्रपोर्शन कर देंगे। और सपोज अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, 4 लाख का, तो 3 लाख राजस्थान और 1 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी हो जाए। और इन्होंने कहा कि अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है तो उसको भी हम क्या मानेंगे, एक अलग से एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 12 खत्म। अब सेक्शन 13 आता है, जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लाई या फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दोनों में से एक कहाँ है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। तो हम क्या लगाएंगे, सेक्शन 13।
सो पहला केस वही डिफ़ॉल्ट केस आता है जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक केस नहीं है, वहाँ हम डिफ़ॉल्ट रूल लगाते हैं, जनरल रूल लगाते हैं। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास रेसिपेंट की लोकेशन, तो रेसिपेंट की लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपेंट की लोकेशन नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी प्लेस ऑफ सप्लायर। तो रेसिपेंट या फिर सप्लायर। और आपको ध्यान रखना है एक कैच पॉइंट कि अनपॉलिश डायमंड्स की अगर कटिंग और पॉलिशिंग कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके केस में हम जनरल रूल ही अप्लाई करते हैं। सो अगर आपके पास लोकेशन ऑफ सप्लायर रेसिपेंट है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लायर, और नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी प्लेस ऑफ सप्लायर। पर इसमें ध्यान रखना कि ये टेम्पररीली इम्पोर्ट हो रहे हो सिर्फ कटिंग और पॉलिशिंग एक्टिविटी के लिए, और इनको इंडिया में यूज़ नहीं करना, तो ही सेक्शन 13(2) इसमें एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं स्पेसिफिक केसेस। पहला स्पेसिफिक केस है कि अगर सर्विसेज ऐसे गुड्स के लिए प्रोवाइड की जा रही है जिनके का फिजिकली अवेलेबल होना ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी हमने एक्सपोर्ट करी थी, अब उसको रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई, तो हमें उस मशीनरी को अगर इंडिया में लेके आना पड़ेगा उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो उसके केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में उसका रिपेयर मेंटेनेंस करने वाली हूँ और मशीनरी को यहाँ लाना ही पड़ेगा, तो उसके केस में राजस्थान में प्लेस ऑफ सप्लाई। पर मान लो यहाँ पे सर्विसेज गुड्स के लिए ही है, पर मैं रिमोट लोकेशन से प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो मशीनरी ख़राब हुई पर मैं उसको राजस्थान में बैठे बैठे सही कर रही हूँ। सपोज मैंने चाइना दी थी वो मशीनरी और मैं राजस्थान में बैठे बैठे उसको सही कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिकली। सो उस केस में क्या होगा, लोकेशन में गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सो मशीनरी कहाँ पर सिचुएटेड है, चाइना, तो चाइना विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट केस आता है कि सर्विसेज सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू गुड्स टेम्पररीली इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर्स other treatment process and are exported after such repairs treatment process without being put to any other use in India. So यहाँ पर गुड्स को यूज़ नहीं किया है, टेम्पररीली इम्पोर्ट किया, चाहे रिपेयर के लिए किया हो, चाहे किसी और ट्रीटमेंट वगैरह प्रोसेस वगैरह के लिए किया हो, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर हम कंसिडर करेंगे। और नेक्स्ट केस आता है अब कि अगर मान लो जो रेसिपेंट है उसका फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे ट्रेनिंग सर्विसेज केस में आपका रेसिपेंट का होना ज़रूरी है। तो अगर फिजिकल प्रेजेंस चाहिए अगर हमें किसी रेसिपेंट या रिप्रेजेंटेटिव का, तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या होगा, जहाँ पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी। तो अगर सपोज मैं अपने एम्प्लॉयज़ को दुबई भेजती हूँ किसी ट्रेनिंग के लिए, सो दुबई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि दुबई में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके लिए आपको कुछ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर ये एक से ज़्यादा लोकेशन इन्वॉल्व है इस सप्लाई में, ठीक है, और उसमें से एक भी लोकेशन अगर टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में है, सपोज मैं ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाह रही हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को, मैंने जो रेसिपेंट है वो मेरा सपोज बाहर का है, मैं राजस्थान की हूँ और वो दुबई वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी बहुत सर्विसेज इनकी प्रोवाइड करेंगे, हमारे एक ऑफिस दिल्ली में, वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे 1 महीना और 2 महीने के लिए आप उनको दुबई भेज देंगे। सो अगर इनमें से एक भी लोकेशन इंडिया में हो जाती है तो देश से पूरी सप्लाई की प्लेस ऑफ सप्लाई, पूरे ट्रांजैक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मान ली जाएगी। लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, सो जैसे अपने एग्जाम्पल में हो गया दिल्ली, सो दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ तो था कि एक से ज़्यादा मतलब एक लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी और एक बाहर की है, पर अगर मान लो एक से ज़्यादा स्टेट ड्यूटी इन्वॉल्व हो तब क्या करेंगे। सो वही, अगर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है तो पहला प्रेफरेंस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें नीचे वाले चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्या कहता है कि अगर आप सर्विसेज सेम गुड्स पर सप्लाई करने वाले हो, सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सेम गुड्स के रिस्पेक्ट में है और एक से ज़्यादा स्टेट में प्रोवाइड होने वाली है, तो सपोज मेरी एक ब्रांच राजस्थान में है और एक ब्रांच मध्य प्रदेश में है, सो कुछ रिपेयर मैं यहाँ पर राजस्थान में करने वाली हूँ, कुछ मध्य प्रदेश जाके होगा फाइनल। सो इस केस में क्या होगा, सेम गुड्स में होने वाला है तो देयर से इक्वली डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ सर्विसेज को इन ईच स्टेट, सो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा जो भी अमाउंट रिसीव होगा और उसके बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स, अगर डिफरेंट गुड्स इन्वॉल्व होते हैं फिर क्या करते हैं, तो उसके केस में उन्होंने कहा
considering the ratio of invoice value of goods in each state or UT on which service is performed as the ratio of value of service performed in each state or UT. So जितना इन्वॉइसिंग आप कर रहे हो हर गुड के रिस्पेक्ट में, कंसिडरिंग द रेशियो ऑफ इन्वॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच स्टेट और यूटी ऑन विच सर्विस इज परफॉर्म, तो उन गुड्स की जो इन्वॉइस वैल्यू है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसको डिटरमाइन कर लेंगे, प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। और अगर सर्विसेज इंडिविजुअल्स को सप्लाई की जा रही है तो हम जैसे नॉर्मली गाप में लगाते हैं, हम नॉर्मली अकाउंटिंग करते हैं, उसके बेसिस पे इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे। नेक्स्ट केस आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सर्विसेज है, ठीक है। सो सेक्शन 12 में अलग था, यहाँ पर अलग है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर दोनों लोकेशन ऑफ सप्लाई रेसिपेंट दोनों इंडिया में थे, यहाँ पर एक बाहर है। सो उन्होंने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको सेक्शन 13 में सिर्फ लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही क्या मानना है, प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट करना है। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक से ज़्यादा लोकेशन इन्वॉल्व है तो लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एक से ज़्यादा स्टेट और यूटी इन्वॉल्व है, ऊपर तो क्या था, एक लोकेशन उनमें से टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही थी और एक बाहर था, जैसे सपोज, तो लोकेशन मतलब इंडिया वाली लोकेशन में टैक्सेबल टेरिटरी कोई हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एक से ज़्यादा स्टेट और यूटी इन्वॉल्व है तो जैसे हम सेक्शन 12 में प्रपोर्शन करते थे, फिर कैसे प्रपोर्शन करते थे, देखो वो एरिया, नाइट्स, स्टे, टाइम स्पेंड, इनके बेसिस पर प्रपोर्शन करते थे ना यहाँ पे, तो ये सेम वाले रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके बेसिस पे कर लो, नहीं तो फिर हम ये जो प्रोपोर्शन मेथड यहाँ पे लगाते थे सेक्शन 12 में, सेम सेक्शन 13 में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया उन्होंने एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। सेक्शन 12 में ध्यान रखना है एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग प्रोविजन से सेक्शन 13 में सेम प्रोविजन अप्लाई हो रहा है एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इन्होंने सिंपल कहा कि जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर इन्होंने कहा कि अगर एक से ज़्यादा लोकेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पर एक लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया में है तो लोकेशन में टैक्सेबल टेरिटरी विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एक से ज़्यादा स्टेट और यूटी इन्वॉल्व है तो जैसे सेक्शन 12 में हम प्रपोर्शन करते थे, सो अगर आपको ध्यान हो, ये देखो हम ऐसे प्रपोर्शन करते थे सेक्शन 12 में, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, अदरवाइज कैप के बेसिस पे, तो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सर्विसेज आती हैं सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, एफआईज, एनबीएफसीज टू अकाउंट होल्डर्स, या इंटरमीडियरी की सर्विसेज, या हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याचेस बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल्स अप टू 1 मंथ। तो उस केस में हमें क्या मानना है, लोकेशन ऑफ सप्लाई। तो अगर कोई बैंक्स वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अकाउंट होल्डर्स को, ध्यान रखना सिर्फ अकाउंट होल्डर्स, अगर किसी और को प्रोवाइड करेंगे तो जनरल रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। इंटरमीडियरी की सर्विस, इंटरमीडियरी की सर्विसेज क्या होती है हम आगे अच्छे से भी समझने वाले हैं इंटरमीडियरी क्या होता है। सो अगर कोई इंटरमीडियरी की सर्विसेज है उस केस में भी हमें क्या मानना है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन को ही हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याचेस को अगर हायर पे दे दो, एक्सक्लूड कर दिया है मैंने पर्टिकुलर चीज़ों को 1 मंथ के लिए, तो हम क्या मान लेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। फिर इन्होंने एक नोट दिया कि अगर सपोज कोई इंटरमीडियरी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है जहाँ पर बोथ सप्लायर एंड रेसिपेंट दोनों ही अगर आउटसाइड इंडिया हो गए, ठीक है, अगर दोनों ही आउटसाइड इंडिया हो गए तो उस केस में उस सर्विसेज को क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं हम। तो अगर दोनों ही लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दोनों आउटसाइड इंडिया है और सर्विस कौन प्रोवाइड करवा रहा है, इंटरमीडियरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इंटरमीडियरी को फर्दर टाइमिंग हम मान लो कोई एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, तो उस केस में अगर दोनों ही सप्लायर रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया हो गए तो उस सर्विस को हम क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। नेक्स्ट केस आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें आपको सिंपली ध्यान रखना है जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है that will be place of supply. Services provided on board a conveyance, अगर services on board provide करवाई जाती है तो first schedule point of departure will be place of supply. OIDAR सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। अगर ये सर्विसेज है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, रेसिपेंट की लोकेशन को हम क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब OIDAR सर्विसेज के केस में आपको को ये देखना है कि अगर इनमें से कोई भी 7 कंडीशंस हैं यहाँ पे टोटल, अगर कोई भी एनी 2 फुलफिल्ड तो हम क्या मानेंगे, इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इज डीम्ड टू बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया में कब मान लेंगे,
इनमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गए तो, या तो रेसिपिएंट इंडिया का एड्रेस दे रहा हो, या इंडिया का क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ किया उस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए, या बिलिंग एड्रेस इंडिया का हो, या फिर इंडिया का आईपी एड्रेस हो, या पेमेंट इंडिया के बैंक अकाउंट से किया गया हो, या जो सिम कार्ड यूज़ हुआ है वो उसमें इंडिया का कंट्री कोड हो, या जो सर्विस है वो इंडिया की फिक्स लाइन से रिसीव की गई हो। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया मीट हो गया तो हम क्या मान लेंगे, इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। अब कुछ सर्विसेज है नोटिफाई करी गई है स्पेशल, उनके केस में हमें देखना है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे ट्रीट करना होता है। तो पहला है, अगर कोई R&D सर्विसेज, स्पेसिफाइड R&D सर्विसेज है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड, जो सप्लाई करी गई है, सप्लाई टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया में सिचुएटेड कोई पर्सन के अलावा किसी भी पर्सन को अगर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज से रिलेटेड R&D सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाली जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फिर अगर B2B मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई गई है एयरक्राफ्ट, इंजन्स और कंपोनेंट पार्ट्स के केस में, तो उसके केस में भी क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इंजन और उनके कंपोनेंट्स पार्ट की अगर B2B रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन को कॉमन सर्विसेज, रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉल की सर्विसेज अगर प्रोवाइड होती है तो उसमें हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को ही क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर ये ही MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल की सर्विसेज B2B किसके केस में प्रोवाइड होगी, शिप्स या वेसल्स के केस में, या उनके इंजन्स और कंपोनेंट पार्ट्स के केस में, तो भी हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब कुछ हमें क्लैरिफिकेशन देखने हैं। क्या क्लैरिफिकेशन है, देखो पहला हमने क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि अगर मान लो कोई गुड सप्लाई हो रहे हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर कोई पर्सन अपने गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो हम जैसे लोग उनसे गुड्स खरीदते हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, तो इस केस में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट करना है। तो उन्होंने कहा कि जो आपका डिलीवरी एड्रेस है, जहाँ पर फाइनल उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है, उसको आप क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, भले ही बिलिंग एड्रेस किसी और स्टेट का हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने यहाँ से कुछ गुड्स भेजे, कोई गिफ्ट के तरीके से मैंने कुछ सामान भेजा। सपोज मेरी कोई एक फ्रेंड रहती है मुंबई में, उनको मैंने कुछ एक गिफ्ट की तरह अमेजोन से ऑर्डर करके कुछ भेजा है। सो बिलिंग एड्रेस क्या होगा, मेरा होगा, बट डिलीवरी कहाँ होगी, इसकी मुंबई में होगी। सो दे हैव सेड कि मुंबई को क्या मान लेंगे, हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। क्यों, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में क्या लगता है, रूल ऑफ कंजप्शन कहाँ हो रहा है, मुंबई में होने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई होगी, डिलीवरी एड्रेस होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और उन्होंने कहा कि इन केस में सप्लायर डिलीवरी एड्रेस और प्लस एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट दोनों को रिकॉर्ड कर सकता है इनवॉइस में। फिर नेक्स्ट केस दिया कि कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, पोर्ट्स के केस में जो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज होती है उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना है। तो उन्होंने कहा कि इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं मानना है। जो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज है पोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, इसका मतलब उसको पोर्ट को इमूवेबल प्रॉपर्टी मान के आप ये मत कह देना कि इसके ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला रूल लगाएंगे, ना बाबा ना। इस पर जो नॉर्मल डिफॉल्ट प्रोविजंस हैं सेक्शन 12(2) और सेक्शन 13(2) वाले वही लगाने हैं। फिर एक नेक्स्ट केस आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज होती है जो अगर प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। सो इसमें बेसिकली समझना क्या होता है कि पहले तो ये आपको क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एक पूरा मॉडल डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। सपोज किसी बाहर की किसी कंट्री की किसी सप्लायर ने इंडिया की किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको हमारे लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है जो आइडियली बाद में किसी एक हार्डवेयर में इंस्टॉल होगा। सो हमने उनको सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग करके पूरा भेज दिया। अब उस सॉफ्टवेयर का जब पूरा फाइनल इंटीग्रेशन होगा हार्डवेयर के साथ में, तो वो लोग क्या करते हैं, उस हार्डवेयर का एक सैंपल हमें इंडिया में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तो टेस्टिंग हो रहा है उस हार्डवेयर का, प्लस हमने डिज़ाइन की सर्विसेज भी दी उस पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी हमने किया है। सो इस केस में बेसिकली उन्होंने पूछा कि इसको हम
गुड्स माने, सर्विसेज माने, या इसका बेसिकली POS हम डिटरमाइन करें कैसे। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि ESDM इंडस्ट्री डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन इंटीग्रेटेड सर्किट्स फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइडेड रिक्वायरमेंट्स इन IP blocks, intellectual property blocks. These designs are communicated abroad for manufacture of hardware based on such design. और इन डिजाइंस के बेसिस पर हार्डवेयर इंटीग्रेशन होगा, हार्डवेयर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एंड ओकेजनली प्रोटोटाइप हार्डवेयर इज प्रोवाइडेड बैक टू इंडियन कंपनीज फॉर टेस्टिंग, कि सही से हमने उसका हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेशन किया या नहीं किया। Here टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सैम्पल प्रोटोटाइप हार्डवेयर इज एंसिलरी। तो जो ये टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ये तो एंसिलरी सप्लाई है। क्यों? क्योंकि वो हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटीग्रेट करवाना चाह रहे थे वो सही से हुआ है या नहीं, पर हमने मेन सर्विसेज क्या दी है उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने की। सो दे हैव सेड कि टेस्टिंग इज एंसिलरी सप्लाई और चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल सप्लाई। इसलिए इसको हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, जहाँ पर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग प्लस टेस्टिंग इन्वॉल्व है। और POS क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और इस केस में क्योंकि ओवरसीज कंपनी करवा रही है जैसे हमसे ये काम, तो हम आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट कहाँ हो गया? आउटसाइड इंडिया हो गया। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया। और इसका मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट रूल लगा है सेक्शन 13(2) वाला। तो हम यहाँ पर सेक्शन 13(2) का डिफॉल्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी? सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रिंसिपल सप्लाई, तो हम डिफॉल्ट रूल सेक्शन 13(2) वाला लगा देंगे। कोई स्पेसिफिक इसमें और कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल सप्लाई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग टेस्टिंग वाला काम, गुड्स को यहाँ पर जो हम लेके आए हैं, गुड्स रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली मेड अवेलेबल वाला प्रोविजन यहाँ पे आप मत लगा देना। इन्होंने क्लैरिफाई किया यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज केस में POS क्या होगा? सो क्लैरिफिकेशन पर इतना सा है कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, इनके केस में वैसे तो सप्लायर रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो इसको हम क्या जनरल रूल से गवर्न करेंगे। सो POS फॉलोज डिफॉल्ट रूल अंडर सेक्शन 13(2). 13(2) का मतलब डिफॉल्ट रूल क्या है? या तो रेसिपिएंट की लोकेशन, अगर नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। सो अगर आपको ध्यान हो, सो हमने सेक्शन 13 में ये मेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में कहीं नहीं पढ़ा था, सेक्शन 12 में ज़रूर पढ़ा था। सो अगर आप देखोगे ये जो हमने पढ़ा था ये सेक्शन 12 में था। ये सेक्शन कहाँ था? 12 में था। 13 सेक्शन में जहाँ पर सप्लायर रेसिपिएंट दोनों में से अगर एक भी बाहर होता है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल क्योंकि नहीं है, तो उसके केस में हम डिफॉल्ट रूल लगाएंगे। इतना सा क्लैरिफिकेशन ही है। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज केस में POS क्या होगा? तो इन्होंने सिंपल सा क्लैरिफाई किया है। देखो एडवर्टीजमेंट की सर्विस ना दो तरीके से प्रोवाइड हो सकती है। एक तो हमने कोई स्पेस रेंट पे ले लिया, हम उस पर चाहे जैसे भी हम एडवर्टीजमेंट करें, तो एक तो स्पेस रेंटिंग वाला एडवर्टीजमेंट होता है। तो उस केस में क्योंकि हमने स्पेस रेंट पे लिया है, हमने कोई सर्विस नहीं ली अलग से, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज नहीं ली कि आप जाए जहाँ इसका डिस्प्ले कर दो एडवर्टीजमेंट का। सो जहाँ पर हम यूजेज किसी स्पेस की यूज़ के राइट्स ले रहे हैं, तो उस केस में तो जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ भी वो हमने स्पेस लिया है, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड इफ़ नॉट, मतलब अगर वेंडर सिर्फ डिस्प्ले ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या आप एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करवा, तो हमारा सिर्फ अगर ये सर्विसेज हम लेना चाह रहे हैं तो उस केस में जनरल रूल लग जाएगा सेक्शन 12(2) का। फिर नेक्स्ट केस आता है कस्टडियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कस्टडियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जैसे उनकी सिक्योरिटीज़ को मैनेज वगैरह करने की सर्विसेज अगर हम उनको दे रहे हैं, सेफ गार्ड करने की सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेड सेटलमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन केस में उन्होंने कहा क्योंकि ये सर्विसेज अकाउंट होल्डर को नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही, तो उसको आप बैंकिंग सर्विसेज वाला इस पर रूल नहीं लगा सकते। इसका मतलब इसके ऊपर भी आपको डिफॉल्ट प्रोविजन लगाना पड़ेगा सेक्शन 13(2) का। सेक्शन 13(2) क्यों? क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, तो ऑफकोर्स ये बाहर के होंगे। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्योंकि बाहर हो गया, तो हम सेक्शन 13 में फॉल करेंगे। अब फाइनली आता है इंटरमीडियरी। सो इंटरमीडियरी की देखो बेसिक डेफिनेशन क्या है?
a broker, agent or any other person who arranges or facilitates the supply of goods or services or both or securities between two or more person, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी ट्रांजैक्शन को, किसी सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज या सिक्योरिटीज़ को बेसिकली क्या करवाता है, अरेंज करवाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडियरी बोलते हैं। पर इसमें वो पर्सन नहीं आएगा जो खुद के अकाउंट पर खुद के बेसिस पर क्या करता है, गुड्स या सर्विसेज वगैरह की सेल करता है, सप्लाई करता है। सो बेसिकली इंटरमीडियरी का स्कोप क्या हुआ, सो इंटरमीडियरी का जब ट्रांजैक्शन होगा उसमें तीन लोग होंगे, एक सप्लायर होगा, एक रेसिपेंट होगा और एक उनको मिलवाने वाला इंटरमीडियरी होगा। सो मिनिमम ऑफ 3 पार्टीज, दो डिस्टिंक्ट सप्लायर होंगे, क्योंकि एक तो इंटरमीडियरी मतलब सप्लायर टू इंटरमीडियरी होगा और एक इंटरमीडियरी टू रेसिपेंट होगा, इसलिए दो डिस्टिंक्ट सप्लाई हो जाएंगी। इसमें ये इसका बेसिकली कैरेक्टर कैसा है, एजेंट और ब्रोकर वाला ये काम कर रहा है। डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद के अकाउंट पर खुद के बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज अप्लाई करने वाले को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सर्विस इज नॉट इंटरमीडियरी सर्विस, अगर मैं अपनी किसी पर्टिकुलर काम को किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो फिर उसको हम इंटरमीडियरी सर्विस नहीं कहते। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग और किसी को हमारा इंटरमीडियरी बनाना मतलब बिचौलिया बनाना इज डिफरेंट थिंग। सो दिस इज दी अनदर क्लैरिफिकेशन। और स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ POS ऑफ इंटरमीडियरी सर्विसेज अंडर सेक्शन 13 shall be invoked only when either location of supplier or recipient of services is outside India. So section 13 कब लगता है, जब दोनों में से एक भी outside India situated होते हैं। सो ये इंटरमीडियरी का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका बेसिकली इस पर्टिकुलर केस स्टडी में बहुत यूज आने वाला है। सो देखो कई बार क्या होता है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इंडियन एडवर्टीजमेंट कंपनीज किसको प्रोवाइड करवाती है, फॉरेन क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाती है। सो फॉर एग्जांपल एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट ने इसको बेसिकली इंडिया में खुद का एडवर्टीजमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। सो ये इसके लिए पेमेंट करेगा और इधर से इसको इनवॉइस इशू होगा, ठीक है। अब ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या करेगी, किसी मीडिया कंपनी से क्या लेगी, मीडिया स्पेस लेगी जहाँ इसका एडवर्टीजमेंट हो सके। सो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है ये दो लोगों के साथ डील कर रही है, एक तो मीडिया ओनर के साथ और एक फॉरेन क्लाइंट के साथ। इसने दो कॉन्ट्रैक्ट किए और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जब किए इस एडवर्टीजमेंट एजेंसी में तो फॉरेन क्लाइंट की ये एजेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये फॉरेन क्लाइंट के लिए इंडिविजुअली काम कर रही है। तो यहाँ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना कि इंटरमीडियरी वाला ट्रांजैक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस ट्रांजैक्शन। वो खुद के बेसिस पर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है फॉरेन क्लाइंट को। सो ये फॉरेन क्लाइंट और मीडिया ओनर का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये दोनों आपस में सप्लायर रेसिपेंट है ही नहीं। सो यहाँ पर एक सर्विस ये है और एक सर्विस ये है, दोनों इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, कोई इंटरमीडियरी वाला यहाँ पे रोल इन्वॉल्व नहीं है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस ट्रांजैक्शन है, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। इसलिए पहला चीज़ तो ये है कि जो फॉरेन क्लाइंट है और जो ये मीडिया ओनर्स हैं उनके बीच में एडवर्टीजमेंट कंपनी बिल्कुल भी इंटरमीडियरी नहीं है। ये क्या है, सेपरेट ट्रांजैक्शंस है, सेपरेट एग्रीमेंट्स है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस ये काम हो रहा है। क्योंकि नेक्स्ट केस ये पूछते हैं कि वेदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन क्लाइंट इन इंडिया और द टारगेट ऑडियंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन इंडिया इज रेसिपेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। सो अब जो ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी, ठीक है, इसका रेसिपेंट कौन होगा, इसका रेसिपेंट क्या ये फॉरेन क्लाइंट है, इस एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का फॉरेन क्लाइंट है, या फिर जो इंडिया कि कंज्यूमर्स हैं जो इस एडवर्टीजमेंट को देखने वाले हैं वो रेसिपेंट है। सो सिंपल सी बात है, रेसिपेंट इज बेसिकली इन GST जो पेमेंट कर रहा होता है, जो कंसिडरेशन पे करता है, दैट इज रेसिपेंट। सो यहाँ पे कंसिडरेशन कौन पे करेगा, फॉरेन क्लाइंट करेगा, तो ऑफकोर्स रेसिपेंट भी कौन होगा, फॉरेन क्लाइंट होगा। सो दिस इज अनदर सिंपल सा क्लैरिफिकेशन। तो रेसिपेंट इज वन हु इज लायबल टू पे, हियर फॉरेन क्लाइंट पेज एडवर्टीजमेंट कंपनी नॉट द इंडियन कंज्यूमर्स। अगर
भले ही फॉरेन क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में इन्वॉल्व होता, तो भी जो ये फॉरेन क्लाइंट है ये खुद ही क्या होता, रेसिडेंट होता, क्योंकि सब कुछ एग्रीमेंट, इनवॉइसिंग, पेमेंट सब कुछ कौन करने वाला है, फॉरेन क्लाइंट ही करने वाला है। नेक्स्ट इशू इन्होंने पूछा कि क्या ये एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो एडवर्टीजमेंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है फॉरेन क्लाइंट को, इनको हम परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में ट्रीट करेंगे कि सेक्शन 13(3) में। सो अगर आप देखो एडवर्टीजमेंट कंपनीज जो ये सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए ना तो किसी फिजिकल गुड्स का इंडिया में होना रिक्वायर्ड है, ठीक है, ना ही जो फॉरेन क्लाइंट है उनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में रिक्वायर्ड है। सो सेक्शन 13(3) वाले जो परफॉर्मेंस बेस्ड वाला प्रोविजन है वो तो अप्लाई नहीं होगा। सो परफॉर्मेंस बेस्ड वाला ये प्रोविजंस होते हैं बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड वाले, सो ये तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ना तो गुड्स का फिजिकली अवेलेबल होना रिक्वायर्ड है, ना ही रिप्रेजेंटेटिव रेसिपिएंट का फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है इंडिया में। जो एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड होगा उसके लिए फॉरेन क्लाइंट को इंडिया आने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि ना तो सेक्शन 13(3) एप्लीकेबल हो रहा है, 13(3)(3)(a) जो फिजिकल गुड्स की अवेलेबिलिटी से डील करता है, तो यहाँ पर वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है उस एडवर्टीजमेंट को सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए, और ना ही फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, फॉरेन क्लाइंट का भी यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। सो ये अगर आप देखोगे किसी भी सेक्शन 13 के स्पेसिफिक रूल में फॉल नहीं कर रहा, कहीं भी ये फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि ये किसी में भी फॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब जिसका कोई सहारा नहीं उसका कौन सहारा है, हमारा जनरल रूल। सो जनरल रूल में ये फॉल करेगा और उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। तो जनरल रूल के बेसिस में लोकेशन ऑफ रेसिडेंट हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई वो डिटर्मिनेबल है, इसलिए आउटसाइड इंडिया वाली लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। और इसके लिए इसी कारण, क्योंकि अगर आप देखो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की यहाँ पे देखो सारी कंडीशंस मीट हो गई, हमने अभी डिटरमाइन कर लिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो कि है आउटसाइड इंडिया, है ना, और क्या चाहिए होता है, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कहाँ होना चाहिए, ये भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, सप्लायर कहाँ होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट एजेंसी इन इंडिया है, ठीक है, पेमेंट क्या है, फॉरेन करेंसी में रिसीव हो रहा है, और ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स भी नहीं है आपस में। तो सारी एक्सपोर्ट की कंडीशंस देखा जाए तो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम क्या मानेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की तरह ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट केस आता है, अगर POS when acting as an agent for foreign client, अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए एजेंट का काम कर रहे हो तो आपको POS क्या होगा, एजेंसी सर्विसेज का। तो इंडियन एडवर्टीजमेंट कंपनी एक्ट्स एज एजेंट फैसिलिटेटिंग मीडिया स्पेस फॉर फॉरेन क्लाइंट। ऊपर तो क्या था, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस ट्रांजैक्शन हो रहा था, पर उन्होंने कहा कि अगर मान लो इस केस में फॉरेन क्लाइंट की एजेंट के फॉर्म में अगर ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी काम कर रही होती तो क्या होता, तो उन्होंने कहा कि अगर ये एजेंट के फॉर्म में ट्रांजैक्शन कर रहा होता एंड मीडिया ओनर डायरेक्टली इनवॉइसेस फॉरेन क्लाइंट, मीडिया ओनर का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता फॉरेन क्लाइंट से, इनवॉइसिंग यहाँ पे डायरेक्ट हो रही होती, अगर ये डायरेक्ट हो जाती और सिर्फ एडवर्टीजमेंट एजेंसी बिचौलिया का काम कर रहा होता, मीडिएटर का काम कर रहा होता, तो उस केस में POS फॉर दीज फैसिलिटेशन सर्विसेज मतलब इंटरमीडियरी सर्विसेज हो गई ना ये तो। और फिर इंटरमीडियरी सर्विसेज केस में हमने देखा था लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब इंडियन एडवर्टीजमेंट कंपनी का जो लोकेशन है दैट विल बी POS। एंड फाइनल थिंग, data hosting services provided by Indian data hosting service providers to foreign cloud computing service provider, जैसे AWS है ना, या गूगल क्लाउड है। अगर ये इंडिया की किसी कंपनी से क्या लेते हैं, बेसिकली हम इनके डेटा होस्ट करने की सर्विसेज अगर किसी इंडियन कंपनी को ये देते हैं तो उस केस में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखो अगेन इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, इस पर्टिकुलर गुड्स के लिए जो अपने डेटा प्रोवाइड करवाएंगे AWS और गूगल क्लाउड जैसे हो गए, ये इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स को अपना डेटा किसी हार्ड ड्राइव में देने वाले हैं नहीं, है ना। तो डेटा होस्टिंग सर्विसेज सिर्फ ये डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड होगी। सो यहाँ पे गुड्स फिजिकली अवेलेबल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा,
है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। सो आइडियली ये सेक्शन 13 के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। सो जिसका कोई नहीं, अगेन डिफ़ॉल्ट रूल उसका होता है, सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूल लग जाएगा। सो DHCP प्रोवाइड डेटा होस्टिंग सर्विसेज टू CCSPs ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। तो ये एक तो ये इंटरमीडिएरी सर्विसेज है नहीं, ठीक है। ऑल्सो दिस इज नॉट लिंक टू गुड्स मेड अवेलेबल इन इंडिया बाय CCSPs टू DHCPs। फर्दर डेटा होस्टिंग सर्विसेज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी नहीं है। आप ऐसा मत समझ लेना कि उसके लिए इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स किसी सर्वर वगैरह को इंस्टॉल करेंगे इंडिया और वो सर्वर किसी बिल्डिंग में सिचुएटेड होगा, तो हम क्या मान लें उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मान लें। तो यहाँ पर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सर्वर प्रोवाइड करना हमारा काम नहीं था, हमारा प्रोवाइडर डेटा होस्टिंग सर्विसेज, मतलब वो हमें अपना डेटा देंगे, उसको हम पूरा प्रॉपरली मैनेज रखेंगे, उसका स्टोरेज करेंगे। सो ये पूरा एक पैकेज हम उनको डील दे रहे हैं। सो सर्वर का काम हम उनका नहीं कर रहे हैं, हम उनका सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं करवा रहे, हम डेटा होस्टिंग की पूरी एक सर्विसेज का कॉम्बो उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला रूल था हम इसको भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ना तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला रूल है, ना ही हमारे पास डेटा जो है वो हार्ड ड्राइव्स में आ रहा है, फिजिकली मेड अवेलेबल हो रहे हैं गुड्स, ठीक है। और ना ही ये इंटरमीडिएरी सर्विसेज है, क्योंकि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे सप्लाई होती है, ठीक है। सो जो POS होगा वो कहाँ डिटरमाइन होगा? सेक्शन 13(2) में डिटरमाइन होगा। और फिर अगर बाकी भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसको भी हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान देंगे। क्यों? क्योंकि रेसिपेंट है आउटसाइड इंडिया, हम प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया हो जाएगा इसका, और सप्लायर कहाँ है? इंडिया वाले सप्लायर हैं। और बाकी दो कंडीशंस भी अगर फुलफिल हो गई, दैट इज ना तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है यहाँ पे इसमें, और अगर पेमेंट भी फॉरेक्स में हमें रियलाइज हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो लेट मी नो आपको कैसा लगा, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। सो राधे कृष्ण।